हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री बुक का जो 7th चैप्टर है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, तो विजयनगर संबंधित चैप्टर से जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। और विजयनगर का जो काल है मैं पहले भी बता चुका हूं कि 14वीं सदी से 16वीं सदी तक इसका काल माना जाता है। तो इस चैप्टर से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में लेकर आया हूं, जो बार बार बोर्ड एग्जाम और मिड टर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और काफ़ी आसान शब्दों में लेकर आया हूं। दोस्तों, इस चैप्टर से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैंने पहले भी एक वीडियो बना दिया। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हिस्ट्री प्लेलिस्ट से एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जाकर आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और उसमें जो है कुछ क्वेश्चन है उनको आप देख सकते हैं आसान शब्दों में। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो का देखिए पहला जो क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमरनायक प्रणाली विजयनगर चैप्टर में। तो इसको देखिए क्या है, नायक और अमरनायक कौन थे विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में, उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। तो नायक तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। अमरनायक प्रणाली जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरनायक प्रणाली क्या था, या अमरनायक प्रणाली से क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम जो है नायक और अमरनायक दोनों को समझेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले कि नायक कौन होते थे। यह सेना प्रमुख होते थे, सेना के क्या होते थे, प्रमुख होते थे। ठीक है, सेना के प्रमुख होते थे जो आमतौर पर किलों पर नियंत्रण रखते थे। ठीक, नायक कौन होते थे, सेना के प्रमुख होते थे जो आमतौर पर किलों पर नियंत्रण रखते थे। इनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। ठीक है, सशस्त्र समर्थक भी इनके पास होते थे। ठीक है, ये कौन होते थे, नायक होते थे। यह साधारणतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण भी करते रहते थे। कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनको सहयोग देते थे। ठीक है दोस्तों, कई बार जो है ये उपजाऊ भूमि की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते थे, तो इनको जो है किसानों द्वारा भी कई तरह के सहायता मिलती थी। यह नायक साधारणतया तेलुगु तथा कन्नड़ भाषा बोलते थे। तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। याद रखना है नायक के बारे में ये सब बातें। ठीक, इस प्रकार नायक विजयनगर प्रशासन में अपनी सैनिक शक्ति के कारण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे, परंतु कभी कभी इनके विद्रोह करने पर सैनिक कार्रवाई करके इनको नियंत्रण में रखना पड़ता था। तो ये जो है कई बार ये जो है काफ़ी शक्तिशाली होते थे, विजयनगर प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे सैनिक में। ठीक है, लेकिन कई बार जो है अधिक शक्तिशाली होने पर जो है ये विद्रोह भी करने लग जाते थे, जिसके कारण इन पर सैनिक कार्रवाई किया जाता था और इन पर नियंत्रण किया जाता था। ठीक, या फिर इन्हें नायक के पद से हटा दिया जाता था। ठीक है, तो ये हो गया नायक। अब इसके बाद देखिए अमरनायक क्या था। अमरनायक प्रणाली जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, लेकिन आपको दोनों याद रखना है। यह भी पूछा जा सकता है कि नायक और अमरनायक प्रणाली क्या थी, या नायक और अमरनायक कौन होते थे। ठीक, तो ये डिफरेंस दोनों याद रखना है। ठीक है, तो अमरनायक देखिए, यह विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक प्रणाली थी और दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से इसके कई तत्व लिए गए थे। जो अमरनायक प्रणाली थी दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली पर आधारित था। दिल्ली सल्तनत जब स्थापित हुआ तो उस टाइम जो है राजाओं ने जो है एक मतलब एकता प्रणाली चलाई थी। एकता प्रणाली जो मतलब राजस्व से संबंधित था, जो मतलब सेवाओं जो राजाओं द्वारा सेवा दी जाती थी ना प्रजा को, उन उसके बदले जो है कर लिया जाता था। ठीक, और जैसे दिल्ली सल्तनत को जो है कई भागों में बांट दिया गया था। दिल्ली सल्तनत काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, तो कर वसूलने के लिए जो है ना उनको भी जो है कई क्षेत्रों में बांट दिया गया था दिल्ली सल्तनत को। और कुछ क्षेत्र जो है सेनाओं को दे दिया गया, कुछ मतलब राजाओं के जो मतलब रईस लोग थे उनको दे दिया गया। ठीक, तो इस प्रकार जो है यह जो है क्या था, एकता प्रणाली था। 1211 में आया था ये एकता प्रणाली, और इसी पर आधारित जो है अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य में अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या थे अमरनायक प्रणाली, यह विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक प्रणाली थी। ठीक, जो दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली पर आधारित था। ठीक, अमरनायक सैनिक कमांडर थे। क्या होते थे ये, सैनिक कमांडर होते थे जिन्हें प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे, जिन्हें शासन करने के लिए कुछ राज्य क्षेत्र भी दिए जाते थे। याद रखना ये सब बातें, यही सब पॉइंट में लिखने पड़ेंगे। अमरनायक प्रणाली आएगा तो 4 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एकता प्रणाली की तरह यह किसानों, व्यापारियों तथा शिल्पकर्मियों से भू राजस्व तथा अन्य कर प्राप्त करते थे। ये जो अमरनायक थे यानी सैनिक कमांडर जो थे, ये क्या करते थे, एकता प्रणाली की तरह ही ये किसानों से, व्यापारियों से और शिल्पकर्मियों से क्या करते थे, राजस्व वसूलते थे, राजस्व या फिर अन्य कर वसूलते थे। ठीक है,
इसके बाद देखिए, यह अपने पास घोड़े और हाथियों के दल रखते थे। राजस्व कर आदि में से कुछ भाग इनके रख रखाव के लिए अपने पास रखते थे। जो ये राजस्व वसूलते थे किसानों से, शिल्पकर्मियों से या भूस्वामियों से, तो उनका कुछ हिस्सा जो है घोड़ों और हाथियों के देख रेख में भी खर्च करते थे। ये घोड़े और हाथी रखते थे ना ये सैनिक, तो इनके रख रखाव में भी जो है कुछ कर का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। ठीक, इसके बाद देखिए, यह समय समय पर विजयनगर शासकों को अपने सैनिक प्रदान करते थे। विजयनगर शासकों को जो है सेना भी प्रदान करते थे, युद्ध में क्या करते थे, सैन्य सहायता भी देते थे। इन अमर नायकों की सैनिक सहायता के परिणाम स्वरूप शासक पूरे दक्षिण प्रायद्वीपीय पर नियंत्रण करने में सफल हुए। ठीक है, और इन अमर नायक प्रणालियों की सहायता से ही इन अमर नायकों ने क्या किया, राजाओं को, विजयनगर शासकों को जो है सेना प्रदान किया, जिसके कारण विजयनगर के जो शासक है शक्तिशाली हुए और इन्होंने जो है पूरे दक्षिण प्रायद्वीपीय पर नियंत्रण करने में सफल हुए इनके सहायता से। ठीक, इसके बाद देखिए, अमर नायक राजस्व का कुछ भाग मंदिरों, सिंचाई के साधनों के रख रखाव के लिए खर्च करते थे। ठीक है, कुछ भाग जो है कर का, जो राजस्व या कर वसूलते थे, उनका कुछ भाग जो है मंदिरों पर भी खर्च करते थे और सिंचाई के साधनों पर भी खर्च करते थे। तो ये सब बातें जो है अमरनायक प्रणाली के बारे में याद रखना आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अमरनायक राजा को वर्ष में एक भेंट देते थे। अमरनायक जो है राजाओं को भेंट भी देते थे और दरबार में उपहारों के साथ उपस्थित होते थे। ठीक, दरबार में जो है उपहार लेकर उपस्थित होते थे राजा के लिए। ठीक है, और अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित करते थे। ठीक, अपनी स्वामी भक्ति भी राजा के प्रति प्रदर्शित करते थे, दिखाते थे। राजा अपना प्रभुत्व व नियंत्रण प्रदर्शित करने के लिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है अमर नायकों को जो है राजा द्वारा भेजा जाता था, ताकि वो जो है राजा के बारे में, विजयनगर शासकों के बारे में बताए, परिचित कराए और उनके शक्ति के बारे में बताए। ठीक, इसके बाद देखिए, 17वीं शताब्दी में अमर नायकों का प्रभाव व उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय राजकीय ढांचे का विघटन शुरू होने लगा। तो 17वीं शताब्दी में जो है कई अमर नायक जो थे काफ़ी शक्तिशाली होते गए, सेना के बल पर, हाथी घोड़े इन सब के बल पर, जिसके कारण जो है वो जो है अपने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने शुरू कर दिए, जिसके कारण जो केंद्रीय राजकीय ढांचा था वो क्या हो गया, उसका अंत होने लग गया और विजयनगर साम्राज्य जो है अंत की तरफ जाने लग गया, पतन की तरफ जाने लग गया। ठीक है दोस्तों, विद्रोह होने लग गया, अलग अलग जो है टुकड़े होने लग गए विजयनगर साम्राज्य के, जिसके कारण वो पतन की तरफ जाने लग गया। ठीक, तो ये जो थे अमर नायक प्रणाली थे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर 8 नंबर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 नंबर में पूछा जाएगा, फिर भी आपको जो इस तरीके से 5-6 पॉइंट लिख दोगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे, या पूरा लिखना चाहो 8 पॉइंट तो 8 पूरे लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन 8 नंबर में पूरे 8 पॉइंट लिखने पड़ेंगे आपको, तब जाके 8 नंबर मिलेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है आज की वीडियो का वो है विरूपाक्ष मंदिर। विजयनगर साम्राज्य में विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर के बारे में है कि विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ये दोनों मंदिर जो थे विजयनगर साम्राज्य में मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। इनके सभागार, ये मंदिर जो थे क्या थे, कैसे बनाए गए थे, इनका सभागारों का उपयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता था, तो ये सब इस मंदिर से संबंधित जो है विशेषताएँ पूछी जाती है। ठीक, तो देखिए विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं सबसे पहले देखिए, इसके बाद विट्ठल मंदिर की विशेषताएं देखेंगे। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण अनेक शताब्दियों में किया गया था, यद्यपि अभिलेखों से विदित होता है, अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं तथा 10वीं शताब्दी का था। ठीक, विरूपाक्ष मंदिर जो है अभिलेखों से पता चलता है कि 9वीं और 10वीं शताब्दी में यह विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्राचीन मंदिर था। तथापि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के पश्चात इसे और अधिक विस्तृत किया गया। जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई तो इन मंदिरों पर और ध्यान दिया गया और इसको जो है और विस्तार से तैयार किया गया। ठीक, इनको और मतलब बनाया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए, मुख्य मंदिर के समक्ष बने मंडप का निर्माण कृष्णदेव राय द्वारा इनके मंडपों का निर्माण किया गया, यानी इन मंदिरों का विस्तार किया गया, मरम्मत किया गया इसका। ठीक है, कृष्णदेव राय द्वारा। तो इन्होंने जो है अपने राज्यारोहण के समय इसका निर्माण करवाया, इसका मतलब मरम्मत करवाया। इस मंडप को सूक्ष्मता से उत्कीर्ण स्तंभों द्वारा सुसज्जित कराया गया था। कृष्णदेव राय के द्वारा ही संभवतः पूर्वी गोपुरम का निर्माण कराया गया।
ठीक, तो इस मंदिर के विरूपाक्ष मंदिर के कई भागों का निर्माण जो है कृष्णदेव राय द्वारा भी कराया गया। ठीक, विरूपाक्ष मंदिर के सभागारों का प्रयोग उनके अनेक विरूपाक्ष मंदिर के सभागारों का प्रयोग अनेक प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता था। सभागारों का प्रयोग जो है अनेक प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता था। मंदिर में विशाल स्तर पर निर्मित संरचनाएं राजकीय सत्ता की प्रतीक थी। जो विशाल स्तर पर निर्मित संरचनाएं थी वो क्या थी? राजकीय, ठीक है, राजाओं के सत्ता के प्रतीक थी। ये संभवतः शासकों की शक्ति का प्रदर्शन करते थे। तो ये सब जो है विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं हैं। विरूपाक्ष मंदिर के कुछ सभागारों में देवताओं की मूर्तियां संगीत, नृत्य तथा नाटकों के विशेष कार्यक्रमों के अवलोकन हेतु रखी जाती थी। ठीक है, तो विरूपाक्ष मंदिर के कुछ सभागार जो थे, देवताओं की मूर्तियां रखी गई थी वहाँ पे, संगीत नृत्य के लिए भी सभागार बने हुए थे और नाटक करने के लिए भी, धार्मिक नाटक करने के लिए भी सभागारों का इस्तेमाल किया जाता था विरूपाक्ष मंदिर के। पांचवा पॉइंट देखिए या पांचवा विशेषता देखिए, विरूपाक्ष मंदिर के अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने हेतु तथा कुछ अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झूलाने के लिए किया जाता था। तो इनमें जो है कई तरह के सभागारें थे जिनका उपयोग जो है अलग अलग कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था। तो ये थे विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं। अब देखिए विट्ठल मंदिर की विशेषताएं। विट्ठल मंदिर की विशेषताएं देखिए, दूसरा प्रसिद्ध जो देव स्थल था विजयनगर साम्राज्य का वो था विट्ठल मंदिर। ठीक है, विट्ठल मंदिर। यहाँ के प्रमुख देवता कौन थे? विट्ठल थे। उन्हें महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु का एक रूप माना जाता था। तो विट्ठल मंदिर के जो देवता थे विट्ठल थे, ठीक है, और इनको जो है विष्णु का एक रूप माना जाता था। महाराष्ट्र में पूजा जाता था इनको। इस देवता की पूजा का कर्नाटक में आरंभ विजयनगर के शासकों द्वारा एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण का प्रतीक है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे इनकी पूजा का आरंभ शुरू किया कर्नाटक में। ठीक है, जो एक धार्मिक प्रतीक है विजयनगर का। अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी कई सभागार है। विरूपाक्ष मंदिर की तरह भी इसमें जो है कई सभागार है। इसमें रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। रथ के आकार का एक मंदिर भी है। तो ये सब जो है विट्ठल मंदिर की विशेषताएं हैं और विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं मैंने बता दिया। विट्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण देवराय द्वितीय के आरंभ में हुआ और अच्युत देवराय के शासन तक भी पूरा ना हो सका। तो कई समय बाद भी जो है इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया। यह मंदिर 135 फुट क्या है? लंबाई है इसकी, 68 फुट इसकी चौड़ाई है और 25 फुट ऊंचा है ये। ठीक है, इसके 2 द्वार हैं तथा 56 स्तंभ हैं, 56 खंभे हैं। तो ये सब जो है विट्ठल मंदिर की विशेषताएं हैं। तो विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको भी आप पढ़ लें। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो देखिए ये जो है विट्ठल मंदिर के विशेषताएं भी अकेले पूछा जा सकता है या विरूपाक्ष मंदिर के विशेषताएं भी पूछी जा सकती है या दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो दोनों को अच्छे से याद करें। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आसानी से समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान शब्दों में है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके बताएं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।